जय हिंद। हमारे YouTube चैनल ड्रीम्स मेकर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने प्रस्तावना में हमने पढ़ा था बेरुबाड़ी केस और केशवानंद भारती मामले केस के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा वहाँ पे जानने की कोशिश की थी। तो चलिए आज हम आपके लिए पूरा डिटेल में बेरुबाड़ी संघ मामला जो है, बेरुबाड़ी केस जो है, उसके बारे में हम एक डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेरुबाड़ी केस के बारे में। बेरुबाड़ी केस क्या था और उसका डिसीजन क्या था और हमारी संविधान की प्रस्तावना और संविधान के मूल ढांचे से उसका क्या संबंध रहा है, तो उस पर हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए, तो देखिए, जैसे कि बेरुबाड़ी संघ मामला जो था, इसमें मेनली इसका एक स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत क्या थी। तो बेरुबाड़ी केस जो था वो आप देखेंगे कि जैसे कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो जिस समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो विभाजन के समय माउंटबेटन ने, जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन ने सर रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए अपॉइंट किया था। तो सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, लेकिन सीमा के निर्धारण के समय सर रेडक्लिफ जो थे, उन्हें भारत का ज्ञान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से, कहाँ से क्या विभाजन करना है। वो भारत की सीमाओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो उन्होंने जो क्या किया, पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया था, वो सिंपली तौर पे नक्शा रखा और नक्शे को रख के थाने और जो एक पुलिस चौकियां जो थी भारत की, या फिर जो उस समय पे पुलिस चौकियां बनी हुई थी, उस पुलिस चौकियों के आधार पे ही नक्शे को विभाजित कर दिया और पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच में निर्धारण कर दिया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो बांग्लादेश, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, वो पूर्वी पाकिस्तान भी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय जब उसमें विभाजन किया गया, तो भारत के पास जो बंगाल का जो क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल, तो उस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में एक, जहाँ पे जो जगह है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में जो जलपाईगुड़ी जगह पड़ती है, उस जलपाईगुड़ी के बिल्कुल दक्षिणी सिरे में, जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ है सीमा पे, तो वहां पे एक जगह का नाम है, एक क्षेत्र है बेरुबाड़ी। ठीक है, तो उस बेरुबाड़ी क्षेत्र को जब सर रेडक्लिफ ने निर्धारण किया था, तो सर रेडक्लिफ ने उसको भारत को ही दिया था। लेकिन गलती से वो क्या हुआ कि उनको एक दस्तावेज में या रिटिन में भारत को देना भूल गए थे, लेकिन उसका डिसीजन तो था वो भारत की तरफ ही था। लेकिन बेरुबाड़ी की जो जनसंख्या थी, बेरुबाड़ी में जो रहने वाली पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन मुस्लिम थी। तो इस आधार पे 1952 में, 1952 में पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और इस मामले को उठाना शुरू कर दिया कि भारत जो है वो हमारे क्षेत्र पे रूल कर रहा है, जबकि सर रेडक्लिफ के अनुसार, रेडक्लिफ ने ये भारत को, जो भारत का जो ये हिस्सा था बेरुबाड़ी, वो पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। तो अब इस मुद्दे को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद के अनुसार 1952 में ये विवाद चलता रहा। अब इस विवाद के अनुसार क्या था, जब ये विवाद काफी बढ़ गया, तो इस विवाद के बढ़ने के कारण चलते हुए, तो 1958 में, 1958 में, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे वो फिरोज शाह नून, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज शाह नून, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो फिरोज शाह नून और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने एक समझौता किया और जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते के अनुसार क्या किया कि जो बेरुबाड़ी था, उस बेरुबाड़ी के दो हिस्से कर दिए और इसको नून और नेहरू समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो फिरोज शाह जो नून थे और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ कि बेरुबाड़ी का आधा आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान और भारत को दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने जब इस हिस्से को, आधा हिस्सा इसका पाकिस्तान को देने की बात की, तो पाकिस्तान में रहने वाली जो जनता थी वो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट से, भारतीय सरकार से नाराज होने लगी। सॉरी, पाकिस्तान में नहीं, जो बेरुबाड़ी में रहने वाली जो जनता थी, पॉपुलेशन थी, वो इंडियन गवर्नमेंट से नाराज हुई, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था या सरकार चुनने का जो निर्णय था, उसमें बेरुबाड़ी जो क्षेत्र था, वहाँ की पॉपुलेशन भी, वहाँ के लोग भी उसमें शामिल थे, पश्चिम बंगाल के लोग भी उसमें शामिल थे। तो पश्चिम बंगाल में ने इस पे आपत्ति जताई, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस पे थी उनको कि
पश्चिम बंगाल ने जो है, पश्चिम बंगाल ने भी गवर्नमेंट को जिताने या फिर गवर्नमेंट को चुनने में, कांग्रेस गवर्नमेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू को चुनने में अपना जो पार्टिसिपेट था वो किया था। तो इसके चलते उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने एक रिवॉल्यूशन शुरू किया, गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। तो इसको देखते हुए क्या था, उनका मेन मुद्दा था कि भाई वो भी लोग जो थे वो इंडियन ही थे। तो भारत मतलब पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो है वो भारत सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू जो है वो फिरोज शाह नून के साथ आधा आधा बांटने की तैयारी कर रहे हुए हैं। तो आधा आधा बांटने में उसको लगे हुए थे, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, अब ये जो बात थी इसको लेके जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। अब ये जो हमारा मुद्दा था ये आप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 368 से संबंधित संविधान में जो आपत्ति थी वो उस संविधान में जो अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 3 इन दोनों से संबंधित ये मुद्दा जो था वो वहां से कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से ये संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जब ये समझौता इन्होंने किया तो इस समझौते को जब लागू करने की बात की गई तो उस इम्प्लीमेंटेशन के समय, लागू करने के समय जो जनता का आक्रोश था, जो पश्चिम बंगाल ने विद्रोह किया और भारत की जनता ने भी इसका एक मतलब इसका बहिष्कार किया, इसको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे। तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने आर्टिकल 143 जो कि आज भी राष्ट्रपति के पास पावर है, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 143 के अंडर एक पावर होती है जिसके अंडर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की सलाह ले सकता है, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रपति जी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए, यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने उससे सलाह लेने की कोशिश की, उनसे एडवाइस लिया कि किस प्रकार से इसका निपटारा होना चाहिए और उस केस को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कई चीजें फंस जाती हैं, ठीक है। जो कानूनी दांवपेच है और कानूनी या फिर संविधान में जो लिखित चीजें थी उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसमें जैसे कि आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253 जो है आर्टिकल 253 कहता है कि भारत सरकार को या भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौते करने का जो संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो उसके अनुसार भारत सरकार इस तरह का कोई भी फैसला ले सकती है या भारत सरकार को इसमें किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते इस तरह के करने का जो निर्णय लेने की क्षमता है या पावर है वो आर्टिकल 253 देता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ये हो गई। दूसरी चीज क्या थी, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, तो उस प्रस्तावना के अंदर लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो अगर हम बात करें संप्रभुता की, तो संप्रभुता के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो वहां पे जाके देख सकते हैं, चैनल का जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पिछले वीडियो का, तो वहां पे जाके आप पूरी प्रस्तावना को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रस्तावना में जो संप्रभुता शब्द था, संप्रभुता शब्द का भी एक यहाँ पे यही मतलब निकल रहा था कि भारत सरकार जो है या भारत जो है उसको पूर्ण अधिकार है अपने संधि समझौते या फिर सीमा से संबंधित या बाह्य क्षेत्र को मिलाने और किसी को शामिल करने में, ठीक है। तो एक संप्रभु राज्य है। तो यहाँ पे ये भी एक कानूनी दांवपेच था, एक यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रॉब्लम सामने आई। और दूसरी प्रॉब्लम थी लोकतांत्रिक गणराज्य की। इसका मतलब होता है कि संपूर्ण अधिकार जो है वो अंतिम पावर जो है, अंतिम रूप से जो शक्ति है वो किसके हाथ में चली जाती है, जनता के हाथ में चली जाती है। तो अब जनता जो वहां पे रिवोल्यूशन कर रही है या जो डिमांड उठा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी थी कि उसको भी देखना था, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्या सुनाया, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी केस जो ये चल रहा था, इस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला डिसीजन लिया कि ये निर्णय जो सुना है उसमें बताया गया कि जैसे कि प्रस्तावना में लोकतंत्र और संप्रभुता दोनों है, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो ये कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। अब जब इतना हुआ तो संविधान में प्रस्तावना जो है वो भाग नहीं है, तो इट मीन्स प्रस्तावना को हम माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो
तो एक पहला ये डिसीजन हुआ। अब इसके अनुसार कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे नेहरू जी को, या एक तरह से जो ये अधिकार था, मतलब नेहरू जी को या जो गवर्नमेंट को अधिकार दिया हुआ था कि वो किसी के साथ भी किसी प्रकार के समझौते कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है संविधान में, तो उसको एक तरह से एंकरेज किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पहली जो डिसीजन था वो ये दे दिया गया। दूसरा डिसीजन क्या था कि आर्टिकल 3 जो था, आर्टिकल 3 में ये दिया गया कि अपने क्षेत्र में परिवर्तन करने का मतलब, आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 3 में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत सरकार या संसद देश में जो अपने देश की जो सीमा है, सीमा के अंदर जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है। किसी भी क्षेत्र को तोड़ के उस क्षेत्र के दो हिस्से, मतलब उसमें से दो राज्य बना सकती है, कितने भी राज्य बना सकती है, कितने भी राज्यों को मर्ज करके एक कर सकती है, नाम परिवर्तन कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सिर्फ क्या है कि सीमा में अंदर जो क्षेत्र आते हैं सिर्फ उनके अंदर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि भारत सरकार या संसद अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे सरकार को या किसी दूसरे देश को दे सकती है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये अधिकार आपको इसमें नहीं दिया गया है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो हम संप्रभुता को भी नहीं मानेंगे और जो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात है हम उसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा करना ही है, ये डिसीजन या फिर ये जो फैसला आपने लिया है कि आधा आधा बांट लेते हैं, तो इस बेरूबाड़ी को आधा आधा करने का जो डिसीजन लिया है उसको अप्लाई करने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अंडर संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, और संविधान में अमेंडमेंट करके तब आप उस हिस्से को, जो भी आपने डिसीजन लिया है या फिर जो आपका फैसला है, ठीक है, उस फैसले के अंतर्गत जो है वो समझौता अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ये एडवाइस दिया। ठीक है, तो इसी का फायदा उठा के फिर 368 के तहत जो संशोधन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, तो उसी के अंडर जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को निपटाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उन्होंने 1960 में 1960 में, तो 1960 में, अब देखिए यहाँ पे जो बेरूबाड़ी संघ मामला है वो उसकी शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत उसकी 1952 से, यानी कि 1952 से स्टार्ट होता है जब पाकिस्तान ने इसको मुद्दा उठाया था। ठीक है, और उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो 1960 में आया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ये बेरूबाड़ी संघ मामला है, इसका डेट जब पूछा जाता है ईयर, तो वो 1960 को ही मेंशन किया जाता है, क्योंकि इसी समय सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला आया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में 9वां संशोधन, जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 9वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 1 में संशोधन किया, और अनुसूची 1 में संशोधन करके जो बेरूबाड़ी था उसका आधा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया और आधा क्षेत्र भारत में शामिल रहा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ये बेरूबाड़ी संघ मामला जो था इसका निपटारा हुआ। ठीक है, लेकिन इसी केस के चलते हुए जब ये फैसला दिया गया था तो इसके बाद कुछ और भी केसेस आए थे, जैसे कि केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामला जो है वो केस काफी इंपॉर्टेंट रहा है। आज हमारा जो संविधान, एक तरह से बोल सकते हैं कि संविधान जो जीवित है या संविधान जो चल रहा है, तो वो उस केशवानंद भारती केस के मामले का जो मूल एक बेसिक एलिमेंट है, ये मूल संविधान की संरचना में कोई परिवर्तन ना करने का जो डिसीजन रहा है, तो उसी की वजह से आज संविधान जो है एक तरह से टिका हुआ है। ठीक है, अब इसमें और क्या चीजें हुई, जैसे कि उस समय पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में और भारत, अब उस समय पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान, उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के कुछ क्षेत्र वहां पे थे, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के अंदर बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो अभी क्या किया गया, 2015 में 2015 में 100वां संविधान संशोधन, उसमें 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन किया गया, और भारत के पास जो बांग्लादेश के जो भी क्षेत्र थे वो क्षेत्र भारत ने उसको एक तरह से ट्रांसफर कर दिए हैं, और बांग्लादेश के पास जो भारत के कुछ क्षेत्र थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी बीच में एक 3 बीघा कॉरिडोर नाम से एक जो मुद्दा था, 3 बीघा कॉरिडोर जो जगह है, प्लेटफॉर्म है, वो भारत और बांग्लादेश में काफी डिस्प्यूटेड रहा था। ठीक है, तो अब ये हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो इसके अनुसार आपने देखा कि किस तरह से ये बेरुवाड़ी केस जो है उसकी एक शुरुआत हुई थी और किस तरह से उस पर जो फैसला आया उसके अनुसार भारत में डिसीजंस लिए गए। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। तो अब इसी तरह से आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये केस आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगला केस केशवानंद भारती केस और उसी तरह से अन्य आने वाले जो कई केसेस हैं, जैसे कि शंकरी बनाम केरल राज्य का जो केस है, शंकरी प्रसाद मामला, ठीक है, और ऐसे ही कई केसेस हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला वीडियो हमें केशवानंद भारती केस पे बनाने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो आपके कमेंट के अनुसार आप अगर बोलेंगे तो आपके अनुसार हम अगला वीडियो डालेंगे। ठीक है, उसमें केशवानंद भारती मामले पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।